नमस्कार, जेनेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं में से बहुत कम ऐसे नेता हैं जिनको आज के युवा आज के वक्त में भी आदर्श मानते हैं, प्रेरणा स्रोत मानते हैं। जयप्रकाश नारायण, जिनको हम लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं चुनिंदा नेताओं में से एक है। आज़ादी मिलने से पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ लोकतंत्र के लिए उन्होंने संघर्ष किया और आज़ादी मिलने के बाद भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए लगातार वो संघर्षरत रहे। चाहे संपूर्ण क्रांति हो, छात्र आंदोलन हो या नव निर्माण आंदोलन हो, तमाम आंदोलनों के जरिए युवाओं के सामने जेपी ने नए आदर्श स्थापित किए। 11 अक्टूबर को उनकी जयंती के मौके पर पूरा राष्ट्र एक बार फिर से उनको याद कर रहा है। उनके दिए गए आदर्शों को एक बार फिर से जीवंत करने की कोशिश की जा रही है और उन्हीं के इन्हीं आदर्शों को समझने के लिए आज दो खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं मुलाकात करवाना चाहूँगा राम बहादुर राय जी से, वरिष्ठ पत्रकार, यथावत पत्रिका के संपादक और जनसत्ता अखबार के पूर्व संपादक। आपका बहुत बहुत स्वागत है राम बहादुर जी। और साथ ही साथ हमारे साथ है रंजना कुमारी जी, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट और सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर। रंजना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ खास इस वक्त पैनल मौजूद है युवाओं का, जिनके मन में जयप्रकाश के लिए कई सवाल हैं, जेपी आंदोलन से जुड़े कई सवाल हैं। उनके सवालों के जरिए भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये आंदोलन आज के वक्त में भी क्यों प्रासंगिक है। चलिए चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले राम बहादुर जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। जेपी आंदोलन के बारे में हम जैसे युवाओं ने कई बार सुना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत की 65% से ज़्यादा आबादी 35 साल से कम आयु की है। यानी जिस वक्त ये जेपी आंदोलन हो रहा था उस वक्त भारत की अधिकांश आबादी ने वो आंदोलन नहीं देखा था। आज के वक्त के हिसाब से आप उस आंदोलन को किस तरह से बताना चाहेंगे, कितना प्रासंगिक है? पहली बात तो यह है कि 1971 में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे से भारी बहुमत से लोकसभा चुनाव में जीती थी। 2 साल बीत गए और जब लोगों ने देखा कि गरीबी नहीं हट रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे असंतोष पैदा हुआ। और उन्हीं दिनों 1973 के 15 अप्रैल को जेपी की पत्नी प्रभावती जी का निधन हुआ। जेपी के सामने 2 रास्ते थे जी। या तो वे संन्यास ले लें या फिर से अपने सार्वजनिक जीवन में नई जिंदगी शुरू करें। सोच विचार के बाद उन्होंने नवंबर 1973 में पवनार आश्रम, जहां विनोबा रहते थे, वहां गए और पवनार से उन्होंने एक अपील जारी की, यूथ फॉर डेमोक्रेसी। और जेपी की उन दिनों अपील बहुत कम थी, लेकिन उनकी सभाओं में भी बहुत कम लोग आते थे उस समय। लेकिन उस अपील का जो रिस्पांस मिला जेपी को, उससे उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। क्या वजह रही जो रिस्पांस इसलिए मिला क्योंकि लोग इंदिरा गांधी से, उस समय की सत्ता से, राज्यों में और केंद्र में दोनों जगहों पर बड़े निराश थे जी। वो तो एक तरफ जेपी की ये कोशिश थी, दूसरी तरफ गुजरात में और बिहार में आंदोलन की तैयारियां छात्र अपने स्तर पर कर रहे थे, जिसमें जेपी का कोई रोल नहीं था। ये दोनों चीज़ें मिल गई और मार्च 74 में 18 मार्च वह तारीख है जब बिहार के छात्रों की संघर्ष समिति की अपील पर बिहार विधानसभा को हजारों छात्रों ने घेर लिया। मुझे याद है कि जब उस घेराव के लिए लोग जगह जगह सभाओं में जाते थे, तो उस समय के जो विपक्ष के नेता थे, जैसे कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी, सत्येंद्र नारायण सिंह, कैलाशपति मिश्र, ये संयोग से चारों नहीं हैं अब, लेकिन ये चारों जब हम लोग लौट करके आते थे तो पूछते थे उनसे कि ये बताओ कि घेराव में कितने छात्र आ जाएंगे जी। तो जो लोग लौट कर आते थे उनको ये विश्वास होता था कि बड़ी संख्या में छात्र आ रहे हैं। और सचमुच 18 मार्च की सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक बिहार विधानसभा के चारों तरफ कम से कम 50,000 छात्र, रांची से लेकर फारबिसगंज तक के आए हुए छात्रों ने बिहार विधानसभा को घेर लिया था। और वो बिहार के इतिहास की ऐसी घटना थी जिसने विपक्ष के नेताओं को भी चमत्कृत किया
और 18 मार्च को जो हुआ उसमें बड़े पैमाने पर कम्युनिस्टों ने विद्यार्थियों के बीच में घुस करके हिंसा की जी। 2 अखबार जला दिए गए, गोलियां चली, कई छात्र मारे गए। तो मुझे याद है कि 19 मार्च को करीब 10 बजे जब हम लोग छिप करके कहीं पर छिपे हुए थे, 19 मार्च को हमने जेपी के यहाँ फ़ोन किया। जेपी तब प्रोस्टेट के तकलीफ से अपने बिस्तर पर थे। तो उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने कहा कि आप कहाँ हैं, जेपी जी इंतज़ार कर रहे हैं। हम कई लोग गए उनके पास और मुझे याद है कि अपने सिरहाने उन्होंने एक लंबा कागज़ जैसा आपके हाथ में है वैसा उन्होंने लिया हुआ था और वो हमारे पहुंचने के बाद उन्होंने सवाल पूछा। उनके ज़्यादातर सवाल जो वहाँ पटना में खास करके हिंसा हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, उसके बारे में था जी। हम सब ने उनको बताया और ये कहा कि ये हिंसा दूसरे लोगों ने की है, या तो पुलिस ने की है या कम्युनिस्टों ने की है। जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने नहीं की। यानी आंदोलन में जो कुछ हो रहा था उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी वो पूरी इकट्ठा किया करते थे। लेकिन रंजना जी, अगर राम बहादुर जी ने जो बात की उसको ही आगे बढ़ाते हुए उसी बात पर आज के युवाओं के संदर्भ में अगर मैं पूछने की कोशिश करूं, सोशल मीडिया उस वक्त नहीं थी, कोई फेसबुक ट्विटर नहीं था, फिर भी जैसा कि राम बहादुर जी ने कहा कि आह्वान पर 50,000 60,000 हज़ारों की संख्या में छात्र इकट्ठा होते थे और उनको सुनते थे। क्या वो कनेक्ट था? क्या उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी? क्या उस वक्त की स्थितियां कुछ इतनी गंभीर थी कि जयप्रकाश नारायण ने जो आह्वान किया तुरंत आम जनता या खासकर छात्र उससे जुड़ गए? देखिए, उस समय मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की विद्यार्थी थी और मैं बहुत सक्रिय रूप से जयप्रकाश जी के आंदोलन से जुड़ी रही। तो उस समय जैसा कि आपने कहा कि छात्र गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इन 3 मुद्दों पर पूरे देश का नौजवान पूरी तरह से परेशान था। लेकिन बिहार के नौजवानों ने पहल की और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहले आगे आकर के, उस समय राय साहब अब्दुल गफूर की सरकार थी और उस सरकार के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर उस समय देश पहुंच रहा था। और सबसे ज़्यादा इन परिस्थितियों का नुकसान नौजवानों को, क्योंकि सब कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करो तो फिर आगे आने वाले समय में आपका करियर क्या बनेगा अगर आपको कोई रोजगार नहीं मिला तो उस समय इस बात का बड़ा असंतोष था देश के अंदर। और देश का नौजवान अपने लिए एक साफ सुथरी, अच्छी छवि वाला, एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व ढूंढ रहा था नेतृत्व के लिए। और जयप्रकाश जी उस समय, जैसा कि राय साहब ने बताया, कि अपने एक नए राजनीतिक जीवन की शुरुआत करके वो उसमें उस समय नेतृत्व उन्होंने संभाला था देश के नौजवानों का। तो वो परिस्थिति, अब हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे, वो आपको ये बताएं कि हम लोग आपस में फ़ोन तो होता ही था, तो तत्काल फ़ोन पर बातें होती थी एक दूसरे से। हम लोग कहाँ पर जमा हो रहे हैं, किस तरह मोबिलाइजेशन होगा, किन लोगों के बीच में तरह तरह के पत्रक निकाले जाते थे और अखबारों के ज़रिए और तमाम इस तरह के संजीदा पत्रकार उस पूरे दौर में जुड़े। तो इसकी वजह से वो मोबिलाइजेशन इतना मुश्किल नहीं होता। और छात्र संघ, लेकिन राजनीतिक चेतना का निर्माण नौजवानों के बीच में आज भी है और तब भी था, क्योंकि लोकतंत्र की लड़ाई के बाद जो पहली बार राजनीतिक चेतना से छात्र आंदोलन उजला ऊपर आया था, वो स्पष्ट रूप से जयप्रकाश जी के नेतृत्व में ही दिखाई पड़ा। और उस समय का मोबिलाइजेशन इतना सशक्त था कि उसका असर सिर्फ बिहार पर नहीं हुआ, बल्कि मैं कहूँगी 3 तरह से उसका देश की राजनीति बदली। उसके तत्काल बाद जितने विपक्ष के दल थे वो सब एक साथ आए। कांग्रेस का जो गढ़ थी राजनीति को, कांग्रेस जिस तरह से हावी थी देश की राजनीति पर, वो सारा टूटा, बिखरा हुआ उसमें हर प्रांत में इसका असर दिखाई पड़ा और खास तौर से गुजरात में कहीं ना कहीं राजनीति ही पूरी बदल गई। देश की राजनीति बदल गई। दूसरी चीज कि युवा की भूमिका देश की राजनीति में बढ़ी। इसका मतलब है कि हम लोग के अंदर एक देश में परिवर्तन हो, नौजवान की भूमिका बने और राजनीति स्वच्छ और साफ सुथरी हो, इसकी एक बहुत बड़ी इच्छा लेकर के हम लोग उस आंदोलन में उतरे। जी हाँ, और उस एक इच्छा को एक मार्गदर्शन दिया, एक सही मार्गदर्शन दिया जयप्रकाश जी ने दिया, जेपी ने। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि आप दोनों हमारे साथ हैं और आप आंखों देखा हाल एक तरह से हमें उस वक्त का सुनने को मिल रहा है। राय साहब, जब हम आपातकाल की बात करते हैं, जेपी आंदोलन की भी बात होती है,
आपातकाल के बाद जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, पूरी दुनिया हैरान रहेगी किस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ। लोकतंत्र की जड़ें अचानक पूरी दुनिया को भारत में काफी गहरी नजर आई। उस दौर में जो जेपी साहब का जो योगदान था वो क्या था, किस हिसाब से था, आज के युवा उसको किस तरह से उसको समझ सकते हैं? इमरजेंसी लगने के बाद जेपी ने ये बात समझ ली थी कि विपक्ष को जो कई पार्टियों में बटा हुआ था उसे एक होना चाहिए। और उस समय वो जसलोक अस्पताल में उनकी चिकित्सा भी हो रही थी। जसलोक अस्पताल में रहते हुए जेपी ने एक अपील निकाली। विपक्ष की 4 पार्टियां थीं जो आंदोलन में थी। जनसंघ था, कांग्रेस संगठन था, समाजवादी पार्टी थी और भालोद था, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व का। इन चारों पार्टियों से उन्होंने अपील की। आज जो अभी शांति भूषण जो हैं यहाँ, शांति भूषण उन लोगों में से हैं जो जसलोक अस्पताल में जाकर और नई पार्टी बनाने की कोशिशों में सक्रिय थे। अंततः जब चुनाव की घोषणा हुई 18 जनवरी 1977 को, तो जेपी की अपील का बिजली की तरह से असर हुआ। पार्टियां एक हुई, जनता पार्टी बनी। और जनता पार्टी बनने तक तो बहुत उत्साह नहीं था, लेकिन एक घटना और हुई जिसको यहाँ इन लोगों को भी जानना चाहिए और आपको भी। 3 फरवरी 1977 को एक दूसरी बड़ी घटना हुई। वो ये कि जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा और नंदिनी सतपथी ने इंदिरा गांधी की तानाशाही से अपना नाता तोड़ा और वो बाहर आकर के उन्होंने जेपी का या जनता पार्टी के समर्थन का फैसला किया। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई और उससे एक पूरे देश में उत्साह की लहर पैदा हुई। उस लहर का असर था और इमरजेंसी में जो जातियों की प्रतिक्रिया थी, लोगों के मन में गुस्सा था, उन दोनों ने मिल करके एक ऐसी हवा बनाई कि उस समय आज जो चुनाव देखते हैं उससे भिन्न वो चुनाव था। किसी उम्मीदवार को वोट मांगने की ज़रूरत नहीं थी, वोट खुद उनके पास उठ करके आया और लाखों के वोटों से मामूली लोग जिनको कोई जानता नहीं था, जैसे रविंद्र सिंह को कौन जानता था जिसने संजय गांधी को हराया, राजनारायण जी को तो सब लोग जानते थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इमरजेंसी के अंदर राजनारायण जी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो रायबरेली में चुनाव लड़ने की सोचें, परंतु 3 फरवरी की घटना ऐसी थी जिसने राजनारायण जी को भी कहा कि नहीं, रायबरेली चलिए। का आपने जिक्र किया, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता। जैसे कि आप देख के बीच में यहाँ बैठा हूँ, इनके मन में कई सवाल हैं, चाहते हैं। किताबों के जरिए तो उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन खुद जब सामने 2 खास मेहमान हैं उनसे भी कुछ सवाल इनके मन में है। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जयप्रकाश नारायण के जिस समाजवाद को लेके उस दौर के नेता जो आज शीर्ष पे हैं, आज वो समाजवाद खत्म हो गया है, ऐसा क्यों? जबकि उन्होंने पूरे भारत को इकट्ठा कर दिया। और आज जिस व्यक्ति ने जिस पूरे भारत को इकट्ठा कर दिया और समाजवाद को लेके चले, आज वो समाजवाद गायब है, ऐसा क्यों? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि भटकाव बहुत हुआ है। उसके बाद जो संपूर्ण क्रांति की बात जयप्रकाश जी ने कही थी उसमें सब कुछ शामिल था। उसमें गरीबी को हटाने की बात भी शामिल थी, भ्रष्टाचार दूर करने की बात भी शामिल थी, धन और धरती बांटने की भी बात थी शामिल। मतलब हर तरह से देश के विकास को और देश के नौजवानों की मुख्य भूमिका और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की जो बातें थी, लोकान्मुख राजनीति की जो बात थी, वो जयप्रकाश जी के आंदोलन से उभर के सामने आई थी। और ख़ास तौर से जब इमरजेंसी लगी, आपको मालूम है कि जब इंदिरा जी केस हार गई थी, राजनारायण जी ने उनके खिलाफ जो केस किया था, उसके बाद अचानक उनके सहयोगियों ने उनको इस तरह की सलाह, जो कि आज भी तमाम लोग मानते हैं कि गलत सलाह थी, कि इमरजेंसी लगाई उन्होंने देश में। सारी जो हम सब लोग अंडरग्राउंड चले गए क्योंकि गिरफ्तारियां हो रही थी उस समय। नेहरू यूनिवर्सिटी में तो आपको बता दूं, क्योंकि आप नौजवान लोग हैं, रात को उस समय 3 बजे रात को पुलिस आई
और कमरों में से खींच खींच के हम लोग को सबको निकाला गया और थाने में, यहाँ पे हौस खास थाने में ले जाके बंद किया गया और फिर जेल में डाला गया था। तो ऐसे में पूरे देश के नौजवान ये बात समझ गए थे कि बिना लोकतांत्रिक मूल्यों के और बिना लोकतांत्रिक अधिकार के हम अपने देश के लोकतंत्र को नहीं जीवित रख सकते हैं। और जयप्रकाश जी के आंदोलन का मुख्य के खिलाफ आंदोलन और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का आंदोलन था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भटकाव बहुत ही और लोकान्मुख राजनीति करने के बजाय परिवारवाद की राजनीति का सहारा जिसके खिलाफ रहे राम लोहिया भी रहे और इस आंदोलन कहीं ना भटक गया। उनका जो समाजवाद का जो नारा था वो कहीं जैसा कि आप थोड़ा अलग हो गया। आप कुछ पूछना चाहते जी, पूछिए। जैसा कि बताया कि उस समय पे कई गिरफ्तारियां हुई थी, फिर भी उनके आह्वान में ऐसी क्या बातें थीं जो लोगों ने उनका गिरफ्तारी को जवाब देना चाहिए? नहीं, गिरफ्तारियां तो इसलिए हुई थी क्योंकि हम लोगों ने इमरजेंसी का विरोध किया। हम नौजवान, हम लोग तरह तरह की पत्रिकाएं निकालने लगे। जैसे आपने कहा, व्हाट्सएप तो था नहीं, फेसबुक भी नहीं था, ना ही हमारे इंटरनेट का कोई तरीका था। तो हम लोग छोटे छोटे अखबार लेवल पे निकालते क्या हो रहा है, किस तरह की। तो उस सारी प्रचार को हम लोग ने जारी रखा। आंदोलन में एक दूसरे से हम जुड़े रहें ताकि एक दूसरे का सहारा बन सके। कुछ लोग गिरफ्तार हो गए थे, बहुत सारे नौजवान ऐसे भी गिरफ्तार हुए थे जो राजनीतिक दलों से नहीं जुड़े हुए थे। बहुत सारे राजनीतिक दल वाले थे तो वो तो समझ रहे कि भाई पॉलिटिक्स में हमारी गिरफ्तारी, लेकिन जो वैसे नहीं थे उन लोगों के माँ बाप भी कि तुमको तो कैरियर बनाने के लिए भेजा था, पढ़ने के लिए भेजा था, तुम लोग तो आंदोलन में जेल में चले गए। तो ये जो लेकिन विचारधारा से जुड़े थे, उस विचारधारा इतने कन्विंस थे। आज आपको लगता है कि देश के अंदर भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए, लगता है ना? आज की नौजवान पीढ़ी को क्या लगता है? आज भी भ्रष्टाचार है और बंद खत्म, या नर नारी समाज की बराबरी होनी चाहिए समाज के अंदर। तो इन के लिए लोगों के मन में ये कन्विक्शन था, इस बात का कन्विक्शन, आप उसके लिए अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। तो वो ही बात जयप्रकाश जी हमारे लिए संदेश रूप में दिया और हम सब लोगों का उन पर भरोसा था और हम सब लोग उनको अपना नेता मानते थे। तो वो जो कहते थे उस हिसाब से हम जी हाँ, कुशासन या भ्रष्टाचार इसके खिलाफ तो जेपी ने आवाज उठाई, लेकिन राय साहब जिस तरह से उनके अगर लेख पढ़े जाए, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी उन्होंने युवाओं का आह्वान किया। ये आज के दौर में कहीं ना कहीं ये आज भी पूरी तरह से सटीक बैठता है जो उनके कथन थे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ। आज के दौर में युवा इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं? देखिए, जो सामाजिक जैसी अब वैसी है, इसलिए वह अभी भी मायने रखती है और कोई न जेपी जैसा निकला जो उन वृत्तियों को दूर करने नौजवानों को करेगा। देश के युवा को अपने भविष्य हमें कैसा है, क्योंकि भविष्य आपका है। जैसा कि देश की उम्र का हुआ, मतलब जो मुख्य आबादी देश की है, बहुमत की आबादी जो देश की है, वो तो युवा। तो जो हम देश के प्रति अगर हमारे मन में कोई सोच है, जयप्रकाश जी हमेशा कहा करते थे, अगर आप एक सपना देख, आप उस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़िए, अंदर सहायता करें। तो वो अगर आप नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर फिर देश की का भविष्य जो है वो अधर में है। लेकिन ये नहीं कि आंदोलन नहीं है, अलग अलग जन जंगल की लड़ाई भी चल रही है, कहीं के बांधों की लड़ाई चल रही है। हर तरह से सामाजिक आंदोलन अपनी अपनी जगह पर हैं और अलग अलग तरह से युवा उसके साथ जुड़ रहे हैं। और उम्मीद की किरण की जहां तक बात आती है, उस वक्त युवाओं के मन में या आम तबके के सामने शायद उम्मीद की किरण उतनी नहीं थी जितनी शायद इस वक्त देखी जा रही है। ऐसे में आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस समय जो जेपी जी के साथ खड़े थे आंदोलन में, वो अब कहाँ गए? जब उस समय विचारधारा किया थी, अब कहाँ गई उनकी विचारधारा? व्यक्ति नहीं लेना चाहूँगा। राय साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? मैंने से पूछा है। राय साहब बच रहे हैं जवाब देने से, लेकिन मैं स्पष्ट जवाब दूंगी इस बात का कि निश्चित तौर पर जिन लोगों ने जयप्रकाश जी के आंदोलन, दो युवा पीढ़ी के लोग शामिल हुए थे जो उसके नेतृत्व में, से कुछ लोग आज काम कर रहे हैं और आज भी राजनीति में परिवर्तन की बातचीत कर रहे हैं, परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि बहुत सारे ऐसे नेतृत्व, ऐसे नाम हमारे सामने जो लोग आज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, परिवारवाद की राजनीति में लिप्त हैं, जिन्होंने अच्छी सही दिशा देने की बजाय जिन जिन राज्यों में वो आगे आए उन्होंने उनको अच्छी सही दिशा नहीं दी है। तो ये एक अपने आप में बड़ा दुखद, पर हर आंदोलन का दोनों ही स्वरूप सामने आता है, किस स्वरूप को स्वीकार करते हैं। जी, जेपी ने जो आंदोलन चलाया, उन्होंने एक विचारधारा दी
वह विचारधारा आगे बढ़े उसका अवसर नहीं आया। कोई आंदोलन जब लंबा चलता है तो उसमें से एक विचारधारा पैदा होती है और फिर उस विचारधारा पर आगे काम करने का अवसर आता है। परंतु जेपी ने जो आंदोलन चलाया उसमें इमरजेंसी का हस्तक्षेप हो गया और इस नाते संपूर्ण क्रांति के आंदोलन की दिशा बदल गई। अब वो लोकतंत्र की वापसी में परिवर्तित हो गई। लोकतंत्र की वापसी में जेपी सफल हुए और मैं ये मानता हूँ कि जनता पार्टी केवल जिस बात के लिए बनी थी वो तो ये थी कि लोकतंत्र की वापसी हो जाए। जेपी अगर होते या जेपी की बात मान करके और आगे चलने वाले नेता होते, जैसे चंद्रशेखर जी से ये उम्मीद की जाती थी, तो फिर संपूर्ण क्रांति के आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन आप जानते हैं जनता पार्टी की सरकार 29 महीने ही रह सकी जी। अब उसके बाद जो बिखराव हुआ है वह बिखराव आज 2015 में भी दिखाई पड़ता है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो आज सब कुछ हो रहा है उसमें से कोई अच्छी बात निकलेगी, अभी उम्मीद ही कर सकते हैं। चलिए उम्मीद कर सकते हैं। परिस्थितियां जरूर बदली हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो काला अध्याय था आपातकाल का, उसके बाद अगर लोकतंत्र की जड़ें कहीं ना कहीं मजबूत हुई हैं तो जेपी जयप्रकाश नारायण का जो योगदान है वो सबसे प्रबल माना जा सकता है। आपके मन में क्या सवाल है, जल्दी से पूछिए। किस तरह की प्रॉब्लम फेस होती थी उनको इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, कैसे कैसे युवाओं को एकजुट करा जाता था इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए? जेपी के आने से आंदोलन को एक नैतिक पुरुष मिला। और देखिए, कोई भी आंदोलन 3 बातों से खड़ा होता है। संगठन से खड़ा होता है, विचार से खड़ा होता है और नेतृत्व से खड़ा होता है। उस समय जेपी के आने से ये तीनों बातें आंदोलन को प्राप्त हुई। आज जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सत्ता की राजनीति दिखाई पड़ रही है। जेपी ने समाज की राजनीति की, उन लोगों के लिए राजनीति की जो दरअसल पायदान पर सबसे नीचे खड़े हैं। जी, यानी जो समाज के लिए राजनीति होनी चाहिए थी, सत्ता के लिए राजनीति में कहीं ना कहीं भटकाव आ गया है। चलते चलते आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। ये युवा जो जेपी आंदोलन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जानने की कोशिश करते हैं, विचारधारा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आज के वक्त में उस विचारधारा से क्या सीख सकते हैं, अगर 30 सेकंड्स में बताना चाहें? देखिए, जेपी लोहिया ये विचारधारा मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जीवन की धारा बन गई। मतलब ये कि जो महिला आंदोलन में जीवन का सारा समय हमने लगाया, वो उसमें कहीं ना कहीं उस विचारधारा की प्रेरणा ही काम करती रही। और एक चीज़ है कि जीवन में परिवर्तन, अब एक छोटा सा बहुत 1 सेकंड की बात मैं आपको बताऊं कि मैंने अंतर्जातीय विवाह किया, परिवार के विरोध में जाकर विवाह किया। उस समय ये जयप्रकाश जी ने गांधी पीस फाउंडेशन में हम लोग को बुलाया और उन्होंने मिठाई का एक बंगाली मार्केट से और बंटवा दिया और उन्होंने कहा कि अब तुम लोग की शादी हो गई। तो ये इस तरह के जो जीवन के अनुभव और जीवन का सोच जो बदला वो उस आंदोलन से जुड़ने से बदला। तो नौजवान जब तक आंदोलन से नहीं जुड़ेगा, विचार और संकल्प नहीं लेगा, तब तक परिवर्तन की लड़ाई में विचारों से खड़ा जुड़ना नहीं हो सकता। जरूरी है, दृढ़ संकल्प का होना जरूरी है और अडिग रहने की भी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आज के परिवेश में जेपी साहब ने उस वक्त 40 साल पहले जो विचार आदर्श हमारे सामने रखे थे, पूरी तरह से आज भी प्रासंगिक है। राय बहादुर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रंजना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आए और आपने हमारे तमाम युवाओं के सवालों के जवाब दिए। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपने सवालों से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही जनएक्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।